सारी खबरें हैं आपके लिए, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात उस खबर की जिसकी चर्चा पूरे देश में है और वो आ रही है दक्षिण भारत से। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान से नया विवाद छिड़ गया है। उदयनिधि ने शनिवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। उन्होंने कहा था कि मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया जैसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध ही नहीं कर सकते, हमें इन्हें खत्म करना है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं बल्कि इसे खत्म करना हमारा पहला काम है। और तब से इस विवाद पर बवाल मच गया है, इस बयान पर बवाल मच गया है। மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். इधर देश भर में साधु संतों और सामाजिक संगठनों ने स्टालिन के बयान का कड़ा विरोध किया है और उन्होंने फौरन माफी मांगने के लिए कहा है। लेकिन उदयनिधि अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। I will always stick to whatever I said. I will say it again and again. I never spoke about genocide. I spoke only about the Sanatan, the practices that they are following. I will definitely stand against it, and I will face any illegal activities, action, and I will never step back from whatever I said. तो सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर उदयनिधि स्टालिन घिर गए हैं। दिल्ली में बीजेपी के सांसद और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष तमिलनाडु भवन पहुंचे, जहां उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर के माध्यम से तमिलनाडु के सीएम को ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने उदयनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। बीजेपी उदयनिधि के साथ साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी हमला बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि सनातन को खत्म करने का ख्वाब देखने वाले खुद खाक में मिल जाएंगे। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। उदयनिधि के बयान को लेकर कांग्रेस में थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है। कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कांग्रेस का रुख साफ करते हुए कहा कि हर राजनीतिक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। कांग्रेस सभी पार्टियों की विचारधारा का सम्मान करती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने उदयनिधि के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में आ गए। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. उदयनिधि स्टालिन के बयान से जेडीयू ने भी किनारा कर लिया है। जेडीयू का कहना है कि चाहे सनातन धर्म हो या कोई और संप्रदाय, संविधान सभी को अपनी बात रखने की इजाजत देता है। संविधान को मानते हैं तो सनातन धर्म को भी मानना चाहिए। सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो या क्रिश्चियनिटी हो या बौद्ध लोग हो या जैन हो, देश के अंदर में सबको अपनी राय और अपने विश्वास, अपने तहजीब के साथ जीने का अधिकार है। तो देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी नई बहस छिड़ गई है। क्या है 2024 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन हकीकत बन पाएगा और केंद्र सरकार क्यों कर रही है इसकी वकालत? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही एक चर्चा शाम 7:57 पर। वन नेशन वन इलेक्शन क्यों है टेंशन? अगले बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। वित्त मंत्रालय ने सर्कुलर जारी करते हुए सभी मंत्रालयों से आमदनी और खर्च का ब्यौरा मांगा है। बजट की तैयारियों को लेकर पहली बैठक 9 अक्टूबर को होगी। बजट की तैयारियों पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर।
तो लक्ष्मण, सबसे पहले तो ये कि बजट को लेकर सरकार की किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि अभी वक्त है थोड़ा, लेकिन क्या तैयारियां हैं जो अभी शुरू की गई हैं? बिल्कुल, बजट पेश होने में अभी वक्त है और ये जो बजट पेश होगा ये अंतरिम बजट होगा, लेकिन इसके बावजूद तैयारी बिल्कुल सामान्य बजट की तरह हो रही है। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी मंत्रालयों को सर्कुलर जारी किया गया है और उनसे अलग अलग तरीके से हिसाब किताब मांगे गए हैं एक टाइमलाइन के तहत। मिसाल के तौर पर सभी मंत्रालयों को कहा गया है कि अगले बजट के लिए 5 अक्टूबर तक बजट का एस्टिमेट और उसका स्टेटमेंट आपको तैयार करके वित्त मंत्रालय को भेज देना है और 5 अक्टूबर तक ही आपको 2023-24 यानी चालू कारोबारी साल का जो खर्च का ट्रेंड है वो आपको बताना है, जो आमदनी होनी है उसका ट्रेंड आपको बताना है और आप अपने मंत्रालय का कौन सा हिस्सा वित्त मंत्री के बजट भाषण में सुनना चाहते हैं इसका एक ड्राफ्ट तैयार करके आप हमें दे दीजिए। ये वित्त मंत्रालय ने कहा है सभी मंत्रालयों को, और जब ये सारा कुछ 5 अक्टूबर तक आ जाएगा वित्त मंत्रालय के पास अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से, फिर 9 अक्टूबर को बजट की तैयारियों पर पहली बैठक होगी सभी मंत्रालयों की और 1 नवंबर तक रेवेन्यू रिसिप्ट का आंकड़ा सौंपना अलग अलग मंत्रालयों को कि उनके पास कितने पैसे आने हैं और 7 जनवरी तक जीडीपी का अनुमान देना है और फिर 25 जनवरी तक डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट सौंपना है अलग अलग मंत्रालयों के और फिर इन सारे आंकड़ों के आधार पर अगले बजट का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जी, तो लक्ष्मण, अब ये तो जैसा आप कह रहे हैं अंतरिम बजट होने वाला है, तो ऐसे में किसी बड़े ऐलान की उम्मीद संभावना कितनी रहती है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात, कानून क्या कहता है, तो कानून में कहीं इस बात का प्रावधान नहीं है कि अंतरिम बजट में आप कोई बड़े ऐलान नहीं कर सकते हैं। कानून इस बात की मनाही नहीं करता, इस बात पर रोक नहीं लगाता है। लेकिन चूंकि अंतरिम बजट ऐसे समय में पेश किया जाता है जब अगले कारोबारी साल के लिए सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी उस पर संशय रहता है, तो अगले नई सरकार के इंतजार में थोड़े समय के लिए खर्च की जरूरत को पूरा करने के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। लेकिन पिछले कई मौके पर अलग अलग सरकारों ने अंतरिम बजट में भी कई सारे महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। इससे ठीक पहले का बजट आप देखें, 2019 में जो अंतरिम बजट मोदी सरकार का पहला अंतरिम बजट था, उसमें आप देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया गया था, जिसमें साल भर में किसानों को अलग अलग किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाने थे। इस तरह से लेबर के लिए, मजदूरों के लिए श्रम योग मानधन योजना का ऐलान किया गया था। 5 लाख रुपए तक टैक्सेबल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, इसका ऐलान किया गया था। उससे पहले आप देखें यूपीए सरकार में 2014 में पी चिदम्बरम ने 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान किया था, एजुकेशन लोन पर सब्सिडी का ऐलान किया था, गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी। उससे पहले भी अगर जाकर देखें तो उससे पहले भी अलग अलग मोर्चे पर यहाँ पे ऐलान किए गए हैं अंतरिम बजट में। तो इसलिए अंतरिम बजट में कोई बड़े ऐलान नहीं होंगे ये कहना गलत होगा। अंतरिम बजट में किसी बड़े ऐलान की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। राइट, तो फिलहाल बजट की एक तरीके से शुरुआत हो गई है। वित्त मंत्रालय ने सर्कुलर जारी कर दिया और जैसा लक्ष्मण बता रहे थे कि अंतरिम बजट में ऐसा ना तो कोई कानून है जिसमें आप कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन आता है कि आपको ऐलान नहीं कर सकते, और पिछले कुछ वाकये बताए उन्होंने कि कहां कहां सरकार ने किस तरह के बड़े ऐलान किए हैं। तो इस बार का बजट भी एक्सेप्शन नहीं हो सकता और ठीक चुनाव के पहले का बजट है तो हो सकता है कि कोई बड़ा ऐलान यहां भी आता हुआ दिखाई दे। बहरहाल बजट से जुड़ी खबरें लगातार आप तक लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण रॉय इस अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोश दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में आज शानदार तेजी रही, जिस वजह से बाजार बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 241 पॉइंट ऊपर गया है और 65,628 पर पहुंचा है। वहीं निफ्टी 94 अंक चढ़कर 19,529 पर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने देखी है मेटल में, आईटी में और पीएससी शेयरों में। एफएमसीजी शेयरों पर जरूर आज दबाव का दिन रहा। नए शिखर के पास बाजार जरूर हिचकोले खा रहा है, लेकिन बाजार में निवेश का यह सही वक्त है। मार्केट गुरु समीर अरोड़ा ने सीएनबीसी आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में कहा कि देश के इकोनॉमिक फंडामेंटल मजबूत हैं और भारतीय बाजार में अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। इस समय इंडियन मार्केट में समीर फिर ये आपको लग रहा है कि ठीक टाइम है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का? मार्केट का बहुत नेक टाइम है। उसका बिग पिक्चर आंसर ये है जी कि इफ़ यू अग्री कि ब्रॉडली स्पीकिंग मार्केट का रिटर्न 13-15% पर एनम है और रहा है, एंड वो अलग से आई कैन टॉक कि वो लॉजिकल है कि उस रेंज में रिटर्न आप जीडीपी ग्रोथ ले लें नॉमिनल टर्म्स में, या आप ये ले लें कि हाउ मच इज फिक्स्ड इनकम रिटर्न ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड एंड उसमें 5-6% ऐड कर दें विच इज़ कॉल्ड इक्विटी रिस्क प्रीमियम, तो वो भी 12-13% हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि 13%, 14%, 5 ईयर में, 10 ईयर में, 15 ईयर में, 20 ईयर में, 25 ईयर में है,
तो अभी इस साल कैलेंडर ईयर का रिटर्न क्या है बताओ जी, NSE 500 का रिटर्न बताइए इस साल का 8 महीने में 10%. So the 500, not the small cap. So the 500 is up 10% 8 months में. तो कोई खास फर्क नहीं है from a 13-14% annual number. Last year का भी अगर ऐड कर दे, last year it was up 4%, which I showed you. So that means 20 months में it is up 12%. Sorry, 14%. Last year currency depreciated 10%. So that means dollar terms में 20 महीने का रिटर्न नियरली 0 है या 4% है. तो उस हिसाब से कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है. वो मार्च से लगता है कि बढ़ गई है, बट ये सब चीज़ें ऑन गोइंग है. हर वक्त आप किसी पीरियड को लो, कुछ पिछला कुछ अगला, ये इस रेंज में मिड टीन में आपके रिटर्न बनने हैं. और अब बात करेंगे G20 समिट की, और कह रहे हैं हम कि टाइम यह है इंडिया का. तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे. उनकी जगह अब चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग समिट में हिस्सा लेंगे. चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि कर दी है. माफ कीजिएगा, बता दें कि ऐसा पहला मौका है जब शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं. हालांकि जिनपिंग के अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे. इधर G20 समिट के लिए दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा के अलावा ट्रैफिक कंट्रोल की भी खास व्यवस्था रहेगी. समिट के आसपास कंट्रोल एरिया रहेगा जिसमें ना तो सिटी बसें चलेंगी और ना ही इंटरस्टेट बसें उसमें प्रवेश कर पाएंगी. 8 सितंबर को ISBT की बसों को गुरुग्राम से ही अलग रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा. कंट्रोल एरिया में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए DTC खास इंतजाम करेगा. स्पेशल CP ट्रैफिक सुरेंद्र यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रैफिक प्लान की जानकारी दी. और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार चंद्रयान से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके लिए. सिर्फ टीवी पर नहीं, सोशल मीडिया पर भी CNBC आवाज का गदर. अगस्त में फेसबुक पर व्यूज 80% बढ़कर 90 लाख. यूट्यूब, फेसबुक पर भी CNBC आवाज नंबर 1. अगस्त में नंबर 1 बना आपका चहेता वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आवाज समाचार. अब कुछ और खबरें. चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर लगातार एक्टिव है और अपने मिशन ऑब्जेक्टिव से ज्यादा काम कर रहा है. चांद पर विक्रम लैंडर ने न केवल छलांग लगाई है बल्कि दूसरी बार भी सफल लैंडिंग की है. इसरो ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर यह जानकारी दी है. इसरो ने कहा है कि चांद पर विक्रम लैंडर को 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहले लिफ्ट किया गया. इस दौरान उसने 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी भी तय की और विक्रम की ये छलांग भविष्य की सैंपल रिटर्न मिशन इसरो की में मदद करेगा. तो उसको आप ऐसा समझिए कि चंद्रयान को लिफ्ट करके एक जगह से उठाया गया और 40 सेंटीमीटर दूर रख दिया गया. इसरो का कहना है कि यह करने में वो सफल हुए और भविष्य में वहां पर मानव वाला विमान पहुंचाने के लिए इससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं. मुंबई अपने गणेश उत्सव के लिए तो पूरी दुनिया में फेमस है ही. यहां पर बनने वाली गणेश मूर्तियां भी दुनिया भर में डिमांड में रहती है. आइए आज आपको मुंबई के सबसे बड़े वर्कशॉप पर लेकर चलते हैं जहां गणेश उत्सव के लिए मूर्तियां बनाने का काम जोरों पर चल रहा है. यह है मुंबई का परेल वर्कशॉप. यहाँ कारीगर भगवान गणेश की मूर्तियों को फिनिशिंग टच दे रहे हैं. मुंबई में आपको ऐसे कई वर्कशॉप मिल जाएंगे, लेकिन ये जगह थोड़ी खास है क्योंकि यहाँ देश की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमाओं का निर्माण होता है. तो परेल के इस वर्कशॉप में बड़ी बड़ी मूर्तियों पर काम जारी है और इनकी सजावट हो रही है और कुछ दिन बाद ये मूर्तियां मुंबई के बड़े बड़े पंडालों में आपको देखने को मिलेंगी. साथ ही कुछ मूर्तियां भारत से बाहर भी जाती हैं और भारत के अनेक राज्यों में भी इन मूर्तियों को सप्लाई किया जाता है. लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती. यहाँ पर विदेशों से भी मूर्तियों के ऑर्डर आते हैं और ये कनाडा और थाईलैंड जैसे देशों तक पहुँचती हैं.
यहाँ की मूर्तियाँ साइज़ में और हाइट में 23 फीट, 21 फीट, 12 फीट, 15 फीट अलग अलग साइजेस है, डिफरेंस में होती है। और ऑल ओवर मुंबई, महाराष्ट्र से लेके अपना इंडिया में तो जाती है और इंडिया के बाहर भी जाती है। परेल वर्कशॉप में मूर्ति बनाने का काम गणेश उत्सव से 4-5 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। इन मूर्तियों को बनाने के लिए पीओपी, चीनी मिट्टी, फाइबर और पेंट के साथ साथ काथे का इस्तेमाल किया जाता है। ये मटेरियल भी देश के अलग अलग राज्यों से आता है। सबसे पहले तो लगता है क्ले वर्क लगता है। क्ले वर्क होता है मतलब चीनी माती बोलते हैं उसको। देन आफ्टर उसके बाद फाइबर का साँचा बनता है उसका, फाइबर, पीओपी एंड पेंट, ये सब मटेरियल्स में लगता है। मूर्ति के लिए ज़रूरी होता है पीओपी एंड काथा। काथा केरला से आता है, पीओपी गुजरात से आती है, राजस्थान से आती है। एक मूर्ति को बनाने में करीब 12 से 15 दिन का वक्त लगता है। जहां तक बात कीमत की है तो ये मूर्ति के साइज पर डिपेंड करती है और 2 लाख से शुरू होकर ये 5 लाख रुपए तक जाती है। कोविड में इन कलाकारों का काम ठप सा पड़ गया था, लेकिन पिछले साल गणेश उत्सव दोबारा शुरू होने के बाद इस साल करीब 800 मूर्तियों के ऑर्डर यहाँ आए हैं। तो इस साल गणेश उत्सव में आप जिस पंडाल में दर्शन करने जाएं, हो सकता है कि वहां पर मुंबई के परेल वर्कशॉप के गणेश ही आपको विराजित मिले। ललित कुमार, मुंबई। और अब बात करेंगे एशिया कप की, जहां आज 5वां मुकाबला भारत और नेपाल के बीच खेला जा रहा है। यह पहली बार है जब नेपाल और भारत के बीच क्रिकेट का कोई मुकाबला हो रहा है। भारत ने आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। टीम नेपाल ने 17 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना लिए हैं। मैच श्रीलंका के कैंडी में दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ। आज यहां पर बारिश के करीब 90% संभावना है। अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है तब भी भारत सुपर 4 में पहुंच जाएगा। इसकी वजह पाकिस्तान से मिली नेपाल की हार है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच रद्द होने से दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले हैं। वहीं टीम इंडिया के तेज गेंदबाज बुमराह आज मैच का हिस्सा नहीं है और उनकी जगह मोहम्मद शामी ये मैच खेल रहे हैं। और अब बात आज के कंज्यूमर अड्डा की। साइबर फ्रॉड अब फर्जी ट्रैफिक चालान भेज रहे हैं। जिस पर क्लिक किया तो आप फंस जाएंगे। कैसे बचे ऐसे जाल से, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर फर्जी चालान से सावधान, क्योंकि ये एक स्कैम भी हो सकता है।